अच्छा, एक अच्छी चीज जो निकल कर आ रही है वो ये कि सेंसेक्स में बढ़त देखने को मिल रही है। अभी 400 450 अंकों का उछाल है सेंसेक्स में। 500 अभी 450 के आसपास 450 अंकों का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। 9:46 हो चुके हैं। आप जानते हैं 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जो है पूर्णकालिक बजट, मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा 2024 में। और इस साल जो है 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सेंसेक्स में 450 से ज्यादा अंकों का उछाल। उम्मीदें सबको है क्योंकि ये कहा जा रहा है भाई वोट वाला बजट होगा, पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, लोक लुभावन बजट हो सकता है, रिफॉर्मिस्ट की बजाय ये संभवतः ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बजट हो सकता है क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा का भी चुनाव है। तो इस लिहाज से और संभवतः इसलिए बजट से पहले तेजी के साथ खोला है सेंसेक्स। 450 से ज्यादा अंकों का उछाल है। इससे पहले आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो भी पॉजिटिव है इंडिया के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, जिसमें कहा गया कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की होगी पूरी दुनिया में। चीन 5% के आसपास और इंडिया की 6.16% से ज्यादा दी गई है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, पूरी दुनिया के परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो तमाम दुनिया के विकसित देश भी वो भी पीछे हैं भारत से। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है 6.1% के आसपास। और इसके अलावा आप जानते हैं कल ही जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भी 6.8 का फोकस्ट है 2023-24 का, उस लिहाज से भी। लेकिन फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से कंट्रोल करेगी सरकार, और क्या ये महंगाई घटाने वाला बजट होगा, रोजगार बढ़ाने वाला बजट होगा, इकोनॉमिक आर्थिक परिदृश्य से किस तरह का बजट होगा। मौजूदा साल विकास दर 7% रहने की उम्मीद है और उसके बाद 6.8, 8.77, 6.8 ये फिगर्स दी गई कल इकोनॉमिक सर्वे में। शहरों में बेरोजगारी कम हुई। आर्थिक सर्वे की बड़ी बात है हम आपको बता रहे हैं। केंद्र और राज्य स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एक बार जल्दी से कुछ बड़ा पैनल है क्योंकि अब 9:48 हो चुके हैं। उम्मीदें क्या क्या है, क्या आपको मिल सकता है, क्या आपकी जेब में आ सकता है। टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इस बार वो एटीसी 1.5 लाख का 2.5 लाख हो जाए, नहीं हो, या इसके अलावा आयकर टैक्स जो छूट सीमा है वो 2.5 लाख से क्या 4 लाख या 5 लाख हो सकती है, नहीं हो सकती है। इन तमाम बातों पर एक बहुत बड़ा पैनल, जल्दी से हम एक एक करके कमेंट ले लेते हैं जिनसे मैं बात नहीं कर पाया। राजवीर जी, सबसे पहले आप। राजवीर जी, क्या उम्मीद आपको? सर, मैं गांव किसान की बात करूंगा। गांव में 60% ज्यादा जनता रहती है, खेती पर निर्भर है। और उसके अलावा 52% ये गरीब जो मांग है वो खेती से आती है, गांव से आती है। उनके लिए सरकार क्या करना चाह रही है? अभी 6,000 रुपये किसान ने दिए, इसे कितना बढ़ा सकती है? और दूसरी बात है, किसान की सबसे बड़ी समस्या है डीएपी, यूरिया, उन्नत बीजों की। उनके लिए सरकार क्या करने वाली है उसके बारे में देखना। कश्मीर चौधरी मेरे ख्याल से इस बात का जवाब दे दें। अगर कश्मीर चौधरी जी बताइए, क्या उम्मीद है किसानों को? देखिए, इस देश का ढांचा ये साबित कर चुका है। इस देश की पूरी अर्थ स्थिति जो संभाली गई है पिछले 2.5 सालों में, वो कृषि पर ही आधारित रही है। हकीकत है, इस बात को देश स्वीकार करेगा। आज जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी उसको बढ़ावा जरूर देना पड़ेगा इस बजट में, क्योंकि किसान के जेब में पैसा होगा, उसकी उपज का लाभकारी मूल्य उसे मिलेगा, तभी वो बाजार में आएगा। वो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी वही है। अभी नहीं मिल पा रहा है, हर चीज अभी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये हकीकत है कि उसको उपज की लाभकारी मूल्य जो नहीं मिल पा रहा, और वो बाजार का खेल है और किसान बाजार का शिकार है। ये सच्चाई है। जब तक वो मोनोपोली में जकड़ा रहेगा, नीतियों में सुधार होना जरूरी है, बाजार को खोलना जरूरी है। और उस बात को जब तक हम सरकार नहीं समझेगी और नहीं खोलेगी बाजार को, उसका शोषण होता रहेगा। बाजार को खोलने के लिए ही तो किसान बिल आए थे, वो वापस ले लिए ना। सरकार इरिगेशन के संसाधनों को इजाफा करेगी, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी, इसलिए जरूरी है। और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन से लेके मछली पालन से लेके तमाम योजनाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करना पड़ेगा, और ब्याज की दर में कमी करनी पड़ेगी, और सब्सिडी का जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है किसान को करना पड़ेगा। उसका लाभ किसान को तभी होगा। जब ये सब करने के लिए सिद्धार्थ जी पैसा है सरकार के पास, जेब में पैसा है? सिद्धार्थ जी, बहुत माकूल सवाल आपने। एक मिनट। पैसे की कमी कब थी? पैसा किसान को पहुंच रहा है, शुरुआत हुई है। सारा पैसा किसान के नाम पर जो एग्रीकल्चर का है, जब किसान के खाते में जाएगा तो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, पैसा बाजार में आएगा, सामान खरीदेगा, इंडस्ट्री चलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। ठीक। सिद्धार्थ जी बताइए। सर, माकूल सवाल आपने पूछा। जब आपने चर्चा की शुरुआत की तो एक पैनलिस्ट ने कहा कि सरकार के पास बहुत पैसा है। अगर पैसा है तो वित्तीय घाटा 6% के ऊपर है, और 6.4 भी जो इस साल हम अचीव करेंगे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी, जो महंगाई की दर थी वो ज़्यादा है, इसलिए वो एक्चुअली वो परसेंटेज टर्म में घट जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में आपका वित्तीय घाटा नहीं नीचे नहीं जा रहा है।
दूसरी बात, इंटरेस्ट पेमेंट, आज आप जो कॉर्पोरेट जगत से टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा हिंदुस्तान का इंटरेस्ट पेमेंट है जो आप ब्याज दे रहे हैं, जो आपने कर्ज लिया हुआ है। आपकी बोरोइंग रिकॉर्ड स्तर पे हैं। आप इतनी बड़ी फर्टिलाइजर सब्सिडी चला रहे हैं इस साल तकरीबन। अच्छा सर, एक मिनट सर, एक मिनट। रवि हमारे साथ है राष्ट्रपति भवन से, वहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल रही है। रवि ओवर टू यू। रवि, देखिए अमन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति भवन से निर्मला सीतारमण और दोनों ही वित्त राज्य मंत्री, उनका काफिला यहां से निकल चुका है और अब ये पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये काफिला करीब आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात रही है, प्रेसिडेंट हाउस रही है निर्मला सीतारमण, और तमाम चीजें जो औपचारिकताएं कस्टमरी जो मुलाकात होती है वो मुलाकात हो रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो काफिला गाड़ियों का, वो करीब 10 गाड़ियां यहां से निकली हैं प्रेसिडेंट हाउस से और पार्लियामेंट। उसके बाद फिर फोटो के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसके बाद ये जो बजट पेश होगा सुबह के 11 बजे। ठीक, राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं, कैबिनेट, और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगे। सिद्धार्थ सर, कंप्लीट करिए। सिद्धार्थ जी, तो जो मैं बात कह रहा था कि आप एक रिकॉर्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी इस साल तकरीबन 2.5 लाख करोड़, फूड सब्सिडी जो मुफ्त अनाज का प्रोग्राम चला रहे हैं वो तकरीबन 4 लाख करोड़। तो सरकार के पास बहुत सीमित संसाधन है, ये बात हम लोग मान लें हैं। ये जो कहना कि बहुत टैक्स कलेक्शन आ रहा है, बहुत जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हाई है, लेकिन आपका वित्तीय घाटा, आपके पास संसाधन नहीं है, ये हम मान लें। और ऐसे आने ये साल, कल इकोनॉमिक सर्वे ने सिर्फ जो एक हेडलाइन थी उसमें ये था कि अगले साल वैश्विक चुनौती जो आ रही है आपके ऊपर, आपके एक्सपोर्ट क्यों घट रहे हैं? चूंकि अमेरिका, यूरोप स्लो डाउन में जा रहा है, वो रिसेशन में जाने का एक जो संकट है। सिद्धार्थ जी, जो सवाल बार बार उठता है, जो शायद हर्षवर्धन जी भी वहां से उठाना चाह रहे हैं, कि सारी रिकवरी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से ही है क्या? बड़ा सिंपल बात है अमन जी, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। फर्टिलाइजर सब्सिडी किसको दी जा रही है? आप मुफ्त अनाज किसको दे रहे हैं? इस देश 23-24 में भी जारी रहेगा। हाँ, तो नहीं, जारी रहेगा। इस देश की मेजॉरिटी लोगों को दिया जा रहा है ना। आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और ऐसे समय पे जब आपके साथ चीन के साथ जो संबंध हैं इस समय बहुत अनसर्टेन है, तो आपको नहीं लगता कि देश को इस समय डिफेंस पे भी खर्च करना पड़ेगा? साथ साथ महंगाई है, इन्फ्लेशन को आप फाइट कर रहे हैं, उसी समय आपको एक आत्मनिर्भर भारत, आप PLI स्कीम्स चला रहे हैं। तो केवल पॉपुलिस्ट की गुंजाइश कम है थोड़ा, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हालात है। थोड़ा बहुत टिंकरिंग होगी, और अगर आप ये समझ रहे हैं दाएं बाएं वाला होगा, अगर आप ये नहीं, दाएं बाएं वाला ही, दाएं बाएं भी मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि सरकार का जोर इस बात पे होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, जैसे आपने GST में किया है। तो डायरेक्ट टैक्स में अगर काम करना है तो उस तरह काम करना है कि जो लोग आज टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स कंप्लायंस बढ़े, टैक्स नेट में ज्यादा लोग हैं। बताइए सर, कितने चांसेस? सर, मेरा थॉट ये है कि पॉपुलिस्ट बजट की जहाँ बात हो रही थी, 80C और 80D, ये दो एक ऐसे सेक्शन हैं जिनको सरकार को सर्टेनली देखना चाहिए। 80C को आज 8 साल या 9 साल हो गए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, 1.5 लाख पे अटका हुआ है। देखना चाहिए, पर किसी को डाउट नहीं है, देख पाएगी, उस पर डिबेट है सर। बिल्कुल देख पाएगी, बिल्कुल होगा। और 80D जो है, 80D अब जिस हिसाब से कोविड के बाद परेशानियां शुरू हुई हैं, जिस तरह की बीमारियां हैं, 25,000 रुपये पे अगर आप हमने अटके हुए हैं, उसको हमें सीधा 40 से 50,000 करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 4 लोगों का एक परिवार है, उसके अंदर प्रीमियम ही 40-45,000 रुपये जाता है। तो एक वो करना ज़रूरी है। और थर्ड 80 TTA जो है, जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, वो हमें 10 से 50,000 करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं रियायत हमें मिलनी ज़रूरी है। दुष्यंत जी, कितना स्पेस है सरकार के पास? कितना रूप है जेब में? कितना पैसा आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए दुष्यंत जी? मेरे को क्या पता कितना पैसा है, तो अमृतकाल वालों को पता होगा। मैं तो अपनी बात ये रख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ी है। आप स्वरोजगार करने के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में दीजिए। मुद्रा योजना आपकी पता नहीं कहाँ दबी हुई है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, नई योजना लेके आइए। प्लस दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी युवा अगर खुद अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है, तो उसको अपने खेत में जो कृषि भूमि को कन्वर्जन करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, उसको अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने स्वरोजगार स्थापित कर सके। उसको तहसील की, DM की, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी की परमिशन के लिए ना जाना पड़े, उसको बैंक लोन दे, वो अपना स्टार्टअप खड़ा करे।
आज इसकी तरफ बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में शायद इंडिया की, हाँ बताइए। देखिए, जो हम लोग 80C की बात कर रहे हैं, सोचिए जिसमें 2014-15 में उसको बढ़ाया गया था और उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था वो 241 था। आज सरकार का आर्थिक सर्वे कह रहा है कि वो 351 है, तो कम से कम 2.5 लाख के लिए जो तमाम सरकार के मापदंड है वो हर हालत में उतना तो कम से कम होना ही चाहिए था। और देखिए, रूरल के लिए जो एक चीज़ कहा गया कि मैं कहूँगा मनरेगा का बजट, सरकार का अगर पिछले 5 साल का हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो सरकार 48 दिन ही एक साल में जो है कि रोजगार दे पाई है, जबकि 100 दिनों का देना है। तो 100 दिन अगर आपको रोजगार देना है तो आपको कम से कम 1.78 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का आपको मनरेगा का बजट करना पड़ेगा। आप वो नहीं कर पा रहे और आप मैक्सिमम 1 लाख करोड़ तक गए, जिसमें कि सरकार को 60 दिन का लक्ष्य सरकार पूरा कर पाए। देखिए अमन जी, मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास का कोई माई बाप है नहीं। सारे इकोनॉमिस्ट आएंगे, वो कॉर्पोरेट जगत की बात करेंगे, सारे नेता गरीब के साथ खड़े हैं, किसान यूनियनाइज्ड हैं, मिडिल क्लास ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बात कोई करेगा नहीं। इसलिए मुझे बहुत विशेष उम्मीद नहीं है कि मिडिल क्लास में अब बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 1-2 बातें ज़रूर हैं। विवेक देबरॉय जी ने एक बात रखी थी जो कि डिस्कस होनी चाहिए। जो किसान 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की इनकम विदाउट टैक्स ले रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अब ये देश इतनी मैच्योरिटी तक पहुँच चुका है कि जो अमीर किसान हैं उनके ऊपर टैक्स लगे, गरीब किसानों के साथ सरकार खड़ी रहे। ये बात कड़वी है लेकिन बात होनी चाहिए। जब भी हो ये सार्थक संवाद आगे बढ़े। 2-2 करोड़, सारे जितने अमीर किसान हैं वो तो सारे नेता ही हैं, सारे 2-2 करोड़ की सैलरी लेते हैं, उसको फार्म इनकम दिखाते हैं और 0 टैक्स देते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी ना कभी ये बात होनी ही होगी, चाहे वो चुनावी बजट में ना हो, इसके बाद हो, लेकिन कभी तो होनी चाहिए। दुष्यंत जी, बिल्कुल। देखिए, गत वर्ष 6000 करोड़ का जो लोन है वो 589 फार्मर्स को दे दिया गया। वो सभी कॉर्पोरेट के लोग थे। तो आप चिन्हित करिए, जो लोग धंधा कर रहे हैं उनके लिए अलग नियम रखिए, जिनका जीवन यापन और रोजगार है उनके लिए अलग नियम रखिए। करोड़पति किसान नेता भी है कई, तो हाँ बताइए जल्दी से। करोड़पति नहीं, हमें तो महाराष्ट्र वाले कुछ किसान नेता बड़े याद आ रहे हैं जो गोभी 100-100 करोड़ कमा लेते हैं। तो ऐसे नेता हैं, उनके घर में तो खेती किसानी का बड़ा रहा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब ये बात होती है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार ने जब 80 करोड़ राशन देगी तो वो तो पहले से एमएसपी पे खरीद रही है, वो तो पहले से वो पूरी तरह से कहेगी बंधी हुई है। और ये इकोनॉमिक सर्वे में 23-24 में भी जारी रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप ये सारी दलील अगर इनकम टैक्स पे आके लाके रखते हैं तो उसका हिस्सा बता दीजिए, 10% में कितना कमा ले रहे हो और उससे कितनी योजनाएं चलेंगी। मुझे लगता है कि सरकार के पास स्पेस है। 6.4% जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो वो फिस्कल डेफिसिट सब्सिडीज की वजह से है। उस सब्सिडी को कम कीजिए, जहां प्रोडक्टिव है, जहां आउटकम आ सकता है वहां पैसे लगाना शुरू कीजिए, जिस पर ये सरकार काम भी कर। मतलब 3% लोग टैक्स दे रहे हैं तो सारी भरपाई सिर्फ 3% से थोड़ी ना हो जाएगी। सर बताइए, अश्विनी जी बताइए। अश्विनी जी, देखिए, पहले तो सबसे पहले जो आपका मूलभूत प्रश्न है उसका मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि ये रिफॉर्मिस्ट बजट होगा या पॉपुलिस्ट बजट होगा। मेरा मानना ये है कि जो सरकार की जो परिभाषा है पॉपुलिस्ट बजट की और रिफॉर्मिस्ट बजट की डिफरेंट है, जैसा लोग समझते हैं। यहाँ वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे के टैक्स इंसेंटिव्स पे कम ध्यान दिया गया। पिछला जब जितने साल सरकार जितने बजट आए हैं सबको देख लीजिए आप। तो इसलिए मुझे लगता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे ध्यान रहेगा, उसी तरह से ही पॉपुलिज्म अडॉप्ट करेंगे, नंबर 1। फिर भी मुझे लगता है कि टैक्स के दायरे में भी कई बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे पिछली बार बहुत अच्छे रेट लेकर आए, लेकिन वो अल्टरनेटिव टैक्स मैकेनिज्म पर लेकर आए कि आप एग्जम्पशन कुछ मत लो और फिर टैक्स रेट कम कर देते हैं। तो अभी जो बात उठ रही थी, हर्षवर्धन जी कहते हैं कि भाई आप इनडायरेक्टली क्यों दे रहे हो। और उस अल्टरनेटिव टैक्स कंपोनेंट को अडॉप्ट भी कितने लोगों ने किया वो भी डिबेटेबल। सिर्फ 5 लाख रिटर्नें गई हैं, कहाँ 72 लाख रिटर्नें गई हैं। वो इसलिए कि ये एक तरह से थोड़ा सा फेयर नहीं थी बात कि आप एक तरह से दे भी रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं सारा। तो दिल खोल के एक्चुअल में जरूरत है कि वो जो अल्टरनेटिव टैक्स मैकेनिज्म है उसको मेन बना दीजिए। बस सिंपल बात है कि 10 लाख तक आपके ऊपर जो टैक्स का दायरा है वो 10% से ज्यादा ना पड़े। अब एग्जाम्पशन लिमिट को ऊपर नीचे कहाँ करना है आप देख लीजिए सिस्टम सेट को। टैक्स नेट से बाहर भी नहीं निकले लोग, टैक्स नेट में भी रहे, लेकिन टैक्स का बोझ 10 लाख तक 10% से ज्यादा ना पड़े। उसके बाद फिर और स्लैब है, 2-3 स्लैब है। पहली बात। दूसरी बात जो एक बड़ी अच्छी बात उठी थी कि अगर हम आज हाउसिंग लोन पे एक और एक्स्ट्रा रिबेट देते हैं तो देखिए कितने फायदे होंगे उसके। मोर हाउसिंग लोन, मोर डेवलपमेंट ऑन हाउसिंग, मोर एम्प्लॉयमेंट, तो अल्टीमेटली पैसा तो अभी जो कंपोनेंट है शायद एटीसी में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए, 2 लाख इंटरेस्ट और एटीसी में प्रिंसिपल ऐड हो जाता है। यस, तो वो कम है। अभी पीछे एटीईए लेकर आए थे कि छोटे लोन की जो टिकट साइज है उसको 2022 तक खत्म कर दिया, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन अगर आपको उसको भी बढ़ावा देना है तो उसका 2023 तक की सीमा थी, उस सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिससे बोझ पड़ने की बजाय इकोनॉमी पे फायदा होगा, डेवलपमेंट होगा, उसको करने में क्या हर्ज है। अब मेडिकल इंश्योरेंस है,
आपने 20 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले वो लिमिट रखी थी 25,000 रुपए। कोई मानेगा कि वो आज तक भी वही लिमिट चलेगी? देखिए 2-3 चीजें ना, जिस तरह से अभी सर समझा रहे हैं। एक तो होता है कि ATC में आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, उसमें अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल ATC में ऐड हो जाता है 1.5 लाख में, और इंटरेस्ट में 2 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स छूट मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उसको क्या बढ़ाया जाएगा, वो 50,000 के आसपास है क्या उसको। और सबसे बड़ी बात जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कितने % ने अडॉप्ट किया वो अल्टरनेटिव टैक्स कंपोनेंट? 5 लाख लोगों ने रिटर्न्स फाइल करी है सिर्फ 115 BAC में। अब उसमें जो मध्यम वाले हैं उनको अगर इंटरेस्ट ऑफ लोन, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे डिडक्शन नहीं मिलेगी तो वो क्यों लेंगे? प्रधानमंत्री जी का है कि सबको घर होना चाहिए, अगर उनको इंटरेस्ट पे डिडक्शन नहीं मिलेगी तो वो उस ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम पे क्यों जाएंगे? अब इसको ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम को ही मेन कर देना चाहिए, और जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस भी दी जानी चाहिए। हाउसिंग प्रॉपर्टी की सैलरीज की डिडक्शन दी जानी चाहिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की। उसके बाद आपकी मेडिक्लेम की डिडक्शन आ जाती है, मेडिक्लेम की डिडक्शन बढ़ा देनी चाहिए। 25,000 की डिडक्शन दे रहे हैं, 25,000 कुछ भी नहीं आज के डेट में। 40,000 की तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस सबका चला जाता है, तो 40,000 या 50,000 तक की मेडिक्लेम इंश्योरेंस की कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे सर ने कहा इलेक्ट्रिक लोन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन की 2023 तक की लिमिट है, उसकी लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। 1.5 लाख की डिडक्शन मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM